चलिए देख लीजिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जीके और जीएस की क्लास पढ़ रहे हैं और जीके और जीएस की क्लास धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट आ रहा है और आप लोग देख करके क्लियर कर रहे हैं। हम लोग अभी तक गवर्नर, उसके बाद वायसराय, उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल, उसके बाद है आपका जो कांग्रेस अधिवेशन है, उसके बाद गांधी युग, ये सारे चीज मैंने पढ़ लिया है। और आपको जैसा कि आपको पता है कि पॉलिटी का योगदान जो है ना हर एग्जाम में काफी बड़ा है, इसीलिए हम पॉलिटी को आज शुरू करने जा रहे हैं। पॉलिटी में सबसे पहले हमको पढ़ना है संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास से पहले हम कुछ जान लेते हैं तथ्य कि भाई पॉलिटी में जो है हमारा जो संविधान है वो संविधान का मेन उपकरण क्या है। अब ये उपकरण से मतलब ये होता है कि भाई कोई भी चीज, जैसे आपको भोजन बनाना है तो भोजन बनाने के लिए आपको पहले क्या क्या चीज रख लेना चाहिए, तब आप भोजन तैयार कर पाओगे। जस्ट लाइक उसी तरीके से कि एक संविधान बनाने के लिए क्या क्या चीज होना चाहिए, उन क्या क्या चीजों को शामिल करना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब मेरा मेन मकसद ये है कि अगर आप किसी भोजन या किसी चीज को तैयार करते हो तो उसका मेन उपकरण होता है, मेन चीज होता है जिसके जरिए हम तैयार कर लेते हैं। जस्ट लाइक उसी तरीके से संविधान को तैयार करने के लिए हमको मेन चीज जो है क्या क्या होना चाहिए, इन चीजों को जान लेना जरूरी है। सबसे पहले ये विधि का शासन होना चाहिए। इनमें जो पहला उपकरण है ये विधि का शासन होना चाहिए। उसके बाद है शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए, मतलब एक जगह इकट्ठा शक्ति नहीं होना चाहिए। शासन जो है ना लॉ का होना चाहिए, लॉ के अनुसार शासन चलना चाहिए। उसके बाद है नागरिक को अधिकार मिलना चाहिए, ये चीज संविधान का उपकरण है। उसके बाद है पक्षपात रहित चुनाव, मतलब बिना कोई पक्ष का चुनाव होना चाहिए। उसके बाद है आपका स्वतंत्र न्यायपालिका, जहां न्यायपालिका हो वहां वो न्यायपालिका स्वतंत्र हो, ऐसी हमारा संविधान हो। उसके बाद प्रेस जो होना चाहिए, मीडिया जो होना चाहिए स्वतंत्र होना चाहिए। साथ में आपका लोकतंत्र भी, लोकतंत्र का शासन होना चाहिए, अर्थात जनता का शासन होना चाहिए। तो ये है, इन सभी चीजों को लेकर के हम बनाए हुए हैं संविधान, यानी हमारे संविधान निर्माता जो है ना इन सभी चीजों को लेकर के संविधान बनाए। अब ये इन चीजों को लेने के बाद क्या इतना ही लेने के बाद बना के रख दिए? तो नहीं, इससे पहले उन्होंने सबसे पहले संवैधानिक विकास, जो जहां से संविधान शुरू हुआ है, उन चीजों को उन्होंने पहले अध्ययन किया। और जब गहन अध्ययन करने के बाद उनको पता चला कि क्या सही है और क्या गलत है, तब जाकर के संविधान को लिखा गया। जो संविधान निर्मात्री लोग हैं वो संविधान निर्माण करने से पहले आपको ये सारे उपकरण पहले रख लिए, और उपकरण रखने के बाद उन्होंने सबसे पहले संवैधानिक विकास को, यानी जहां से हमारे देश का संविधान स्टार्टिंग हो रहा है, उन चीजों को गहन अध्ययन किया। उसके बाद हमारा संविधान लिखा गया। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम सबसे पहले आपको चलेंगे संविधानिक जो हमारा विकास, जहां से डेवलपमेंट होता है, अर्थात जहां से हम संविधान को जानते हैं, संविधान होता क्या है, संविधान कैसे बन गया, क्यों बन गया, किस लिए बन गया। तो इन चीजों को हम अभी जानेंगे कि भाई संविधान जो है ना कहां से बनना स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, सबसे पहले कि क्या हुआ कि मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पहले कोई संविधान नहीं था, कोई कानून नहीं था, तभी हमारे यहाँ अंग्रेज लोग आकर के हम पर शासन किए। अन्यथा संविधान और कानून होता तो उसके रहते हम पर कोई शासन नहीं कर पाता। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 1764 की बात मैं पहले कर चुका हूँ कि 1764 और 1757 की लड़ाई, 1757 की लड़ाई ने यह तय कर दिया कि हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन होगा। अर्थात अंग्रेज का नहीं, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी बनता है 1600 ईस्वी में। अंग्रेज लोग एक कंपनी बनाते हैं, जो कंपनी व्यापार के लिए बनाते हैं, अर्थात कहीं भी जाएगा और व्यापार करेगा। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, और वो कंपनी विदेश अर्थात हमारे देश में आते हैं और आकर के व्यापार करने लग जाते हैं। अब व्यापार करते 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 धीरे धीरे वे हमारे जो नवाब थे देश के, उस नवाब के परिवार में जो है ना इंटरफेयर करने लग गए, और धीरे धीरे उनके राजनीतिक में भाग लेने लग गए। और राजनीति में भाग लेते लेते क्या कर लिए कि एक बार ऐसा आया कि उनका शासन होने लगा। और 1757 की जब लड़ाई हुई तो लड़ाई में पूर्ण रूप से अंग्रेज लोग भाग लिए और सिराजुद्दौला को हराने के बाद आपको पता होना चाहिए कि 1757 की जब लड़ाई में हार गया तो यहाँ कठपुतली की सरकार बन गई, अर्थात चमचा की सरकार। नवाब बने, लेकिन वो नवाब अंग्रेजों का नवाब था। अंग्रेज चाहते थे कि हमको किसी तरह से फ्री व्यापार करने की सुविधा मिले, कोई टैक्स ना देना पड़े, जितना टैक्स नहीं देना पड़ेगा उतना ज़्यादा हमको बेनिफिट मिलेगा। अर्थात कहने का मतलब है कि कहीं से भी व्यापार आप करते हैं, यदि आप टैक्स ही आधा चुका देते हैं तो
तो आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। तो अंग्रेज कंपनी यही सोचते थे कि अगर कठपुतली की सरकार होगी तो मैं जो कहूंगा वही चलेगा। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि हमको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होगा। तो इसीलिए उन्होंने राजनीति में भाग लिया और राजनीति में भाग लेकर के अपनी कठपुतली की सरकार को अर्थात नवाब को बैठा दिया। जो मीर जाफर था, मीर जाफर को उसने बैठाया। हालांकि मीर जाफर भी आगे उसका विरोध किया तो मीर जाफर को भी हटा दिया उसने, मीर कासिम को लाया। तो इस तरह से वो हर बार चेंज कर देता था, क्योंकि उसके पास जो है ना एक अच्छा तकनीक था। तकनीक के कारण वो हर युद्ध को जीत लिया करता था। अर्थात 1757-1764 के युद्ध उसने जीता। उसके बाद जब उसने ये सारे युद्ध जीते तो उसके बाद ये पैसा इनको जो है ना बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी तो ऑलरेडी पहले ही हमारे मुगल साम्राज्य दे चुके थे, लेकिन अब उनको कोई रोकने वाला नहीं था। जितना मर्जी है उतना लूटो, लूटने का क्रिया चलने लगा। और सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को अगर सही ज्ञान है तो उसको पॉलिटी का अगर ज्ञान नहीं है तो हमारे ख्याल से वो उसका आधा अधूरा ज्ञान होता है। इसीलिए पॉलिटी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हम पढ़ेंगे सबसे पहले संवैधानिक विकास में। संवैधानिक विकास के अंतर्गत संवैधानिक विकास के अंतर्गत क्या जानना है, ये सबसे पहले आप जान लीजिए कि संवैधानिक विकास के अंतर्गत क्या जानना है। संवैधानिक विकास के अंतर्गत हमको जानना है ये कि भाई कंपनी के शासन हुए, दो तरह के शासन हुए। एक तो हो गया कंपनी का शासन और एक हो गया हमारे जो भारत में दो तरह के शासन, एक क्राउन का शासन हुआ। दो शासन चलाए गए, कंपनी का और क्राउन का। सबसे पहले हमारे यहाँ कंपनी आए, कंपनी शासन किए, उसके बाद क्राउन आए। तो कंपनी के शासन में भी दो तरह के एक्ट बनाए गए। दो तरह के, एक एक्ट था और एक चार्टर एक्ट में हम बांट सकते हैं। एक एक्ट है और एक चार्टर एक्ट है, चार्टर एक्ट। अब एक्ट और चार्टर एक्ट में क्या क्या है, सबसे पहले आया है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया है। ये रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहले है। उसके बाद है दूसरा आपको आया है 1773 के बाद 1781 में इसी को सुधारने के लिए आता है एक एक्ट, जिसको हम सेटलमेंट एक्ट कहते हैं। सेटलमेंट एक्ट 1773 के बाद 1700 आता है 81। 1781 में सेटलमेंट एक्ट आता है। सेटलमेंट एक्ट के बाद 1784 में फिर एक प्रधानमंत्री बन जाता है ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनने के कारण जो है ना वह एक थोड़ा सा बदलाव करता है कंपनी के रूल रेगुलेशन में। इसीलिए 1784 में पीट नाम का प्रधानमंत्री आया था, इसीलिए पिट्स इंडिया एक्ट आया है। 1784 में आया है पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 में आया है पिट्स इंडिया एक्ट। अब उसके बाद आया है 1784 के बाद फिर पिट्स इंडिया एक्ट आने के बाद उसके बाद आता है एक एक्ट और आ जाता है जो गवर्नर के द्वारा लाया गया। कॉर्नवालिस का नाम आपने सुना होगा। कॉर्नवालिस ने एक एक्ट अपने तरफ से लाया तो उसको हम सीधे एक्ट के नाम से जानते हैं, 1786 का एक्ट। 1786 का एक्ट। तो इस तरह से ये एक्ट पूरा हो गया। अब हम बात करेंगे चार्टर एक्ट। अब ये चार्टर एक्ट क्या था, तो 20 साल के लिए समझौता किया गया, इसीलिए इस 20 साल के समझौता को हम चार्टर एक्ट कहेंगे। 1700 सबसे पहले 1793 में आता है चार्टर। 1793 में चार्टर एक्ट आता है। 20 साल के लिए ये समझौता था, इसीलिए अब 20 साल के बाद आएगा। फिर से दोबारा चार्टर एक्ट आया 1813 में चार्टर एक्ट आएगा। चार्टर एक्ट दोबारा आया 20 साल के बाद, क्योंकि 20 साल की समझौता हुआ करता था चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट क्या था, 20 साल का समझौता। अब 20 साल के समझौता के बाद फिर 20 साल आया, तो फिर 20 साल के बाद एक चार्टर एक्ट आया 1813 में। फिर 1813 के बाद फिर से चार्टर एक्ट आता है 1833 में। 1833 में 20 साल बाद आ रहा है ना। तो इस तरह से चार्टर एक्ट को याद करना आपके लिए आसान है, क्योंकि हमने इसको दो भाग बनाए हैं। हालांकि आपको कहीं मिलेगा नहीं कि दो भाग में पढ़ना है, अलग अलग भाग हम इसलिए बनाए हैं कि आपको पढ़ने में आसान होगा। एक एक्ट और एक चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट को याद करना हमारे लिए आसान है, क्योंकि 93 से शुरू होगा तो 20-20 साल पर आएगा। तो इस तरह से चार्टर एक्ट आया 1793, चार्टर एक्ट आया 1813, चार्टर एक्ट आया 1833, उसके बाद चार्टर एक्ट आता है 1853। तो 20-20 साल पर आ रहा है चार्टर एक्ट, ये बात आप ध्यान कर लीजिए।
कि हर 20 साल पर चार्टर एक्ट आया है। अब हम इसका डिस्क्राइब जो है ना पूरा का पूरा वर्णन करेंगे। हम तो अभी आपको बता रहे हैं कि ये सब क्या है। यही सारे एक्ट का मतलब होता है अधिनियम, जिसके जरिए कुछ ना कुछ सुधार होता है। ठीक है, अधिनियम इसलिए लाया जाता है जिसके जरिए कोई ना कोई चीज की व्यवस्था बनाई जाती है। तो ये व्यवस्था बनाने के लिए ये सारे चीज बनाए गए थे। और ये किसके द्वारा बनाए गए थे? कंपनी के द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, हालांकि इसमें रूल रेगुलेशन जो चेंजिंग कर रहे थे वो ब्रिटेन सरकार कर रही थी। ठीक है, ब्रिटेन सरकार, लेकिन कंपनी के द्वारा ये जो भी चलाए गए हैं, ये सारे एक्ट जो है ना, जो भी रेगुलेट किया गया है वो कंपनी के द्वारा किया गया है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये कंपनी का शासन हुआ। अब यहाँ से शुरू हो जाएगा। अब 1853 के बाद आपको पता है कि 1857 में मैंने बोला था कि सैनिक क्रांति हुई हमारे देश में। और जब सैनिक क्रांति हुई तो यहाँ ब्रिटेन की सरकार तो चाह ही रही थी कि हम इसको जो है ना, मैं थोड़ा सा और बता दूं कि सबसे पहले कि क्या हुआ कि इससे पहले जो है ना लूटमार चला। अब लूटमार क्या होता है? जिसके कारण 1769 से लेकर 1770 में एक अकाल आ गया। मतलब इतना अकाल आ गया, जमाखोरी चलने लगा। जो कंपनी अपने सैनिकों और कर्मचारियों के लिए पूरा अनाज पैक कर लिए कंपनी। उसके बाद जमींदार थे वो अपना पैक कर लिए। तो क्या होगा? जब जमाखोरी होने लगेगा तो आपको पब्लिक में मिलना मुश्किल हो जाएगा, या तो महंगे हो जाएंगे या तो आपको मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी भी किसी चीज का जमाखोरी होता है तो आपको पता होना चाहिए कि जमाखोरी करने के बाद जो क्या होता है कि वो चीज महंगे हो जाते हैं, नहीं तो मिलना बंद हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति 1769 से 1770 में हो गई। क्योंकि जो कंपनी थे वो अपने लिए पूरा अनाज पैक कर लिए। उसके बाद जो जमींदार थे वो कर लिए। तो आम पब्लिक को क्या मिलेगा? आम पब्लिक अकाल में, त्राहिमाम में आ गया। अब अकाल में जब आया तो पता चला ब्रिटेन को पता चला कि भारत में ये परिस्थिति आ गई है। तो उसने सोचा कि भाई हम तो कंपनी बना के भेजे हैं कि हमको रेगुलर पैसा आता रहे। रेगुलर आएगा तभी तो हम रेगुलर अच्छे से जीवन जी पाएंगे। अब मान लो आज ही खत्म हो जाएगा तो मैं कैसे जी पाऊंगा? कारण इसका क्या है? तो उसने दिमाग लगाया। तब जाकर के उसने क्या किया कि उसने एक्ट को लाया है। वही एक्ट लाया तो है ब्रिटेन के लोग, लेकिन एक्ट जो चला है कंपनी के तहत चला, इसीलिए कंपनी के शासन हम कहते हैं। ठीक है, लाया कौन? ब्रिटेन के सरकार, लेकिन चलाया किसने? कंपनी। अब एकाएक लाया 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो एकाएक तो लाया नहीं, कंपनी को बना के भेज दिया कि भाई जाओ तुम किसी तरह से व्यापार करो। तो व्यापार करने के लिए आया, कंपनी यहाँ आया व्यापार करने के उद्देश्य से, लेकिन ये प्रशासन में भाग ले लिया। और प्रशासन में भाग लेने के बाद लूट मार करना शुरू कर दिया। इंडिया में कोई रेगुलेट करने वाला, किसी तरह का कोई शासन व्यवस्था सही नहीं था, कोई केंद्रीय व्यवस्था नहीं थी। अब इस कारण से केंद्रीय व्यवस्था न होने के कारण क्या हुआ कि यहाँ लूट मार चलने लगा, रिश्वतखोरी चलने लगा। जो भी कंपनी का मालिक गवर्नर जनरल बनता था या गवर्नर बनता था, वो क्या करते थे? लूट कर खजाना ले जाते थे भारत से। अर्थात कहने का मतलब है कि यहाँ रिश्वत दे दिए, जिन लोगों के पास पैसे है उनको हम थोड़ा सा घूस दे दिए और कहे कि भाई हमको इतना चीज दिलवा दो, तो बहुत सारा चीज दिलवा देता था। जिसके कारण क्या है, उससे क्या हो गया कि देश का खाली खजाना होते चला गया। और इस ईस्वी में जो है ना अकाल आ गया। तो इस अकाल आने से ब्रिटिश लोग डर गए। ब्रिटिश लोग इसलिए डरे क्योंकि वो सोचते थे कि हमको हमेशा और रेगुलर हमको फायदा हो, रेगुलर पैसा आए। ऐसी परिस्थिति में वो क्या है, वो डर गए। और डर जाने के बाद इस एक्ट को लाया। हालांकि ये एक्ट डायरेक्ट हम अगर मान लो कि हम आपको कहीं भेज दे, आपका वर्चस्व बढ़ जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो फिर हम आपको कहे कि हटो तो तुम कहोगे आओ तो हटा कर देखो, तो हट जाएंगे, सो देख लेते हैं। फटाक से तुम कह दोगे कि आओ तो हटा के देखो, तो हम तुमसे कमजोर हो गए हैं क्या? तो ऐसी परिस्थिति में बनाने वाला कंपनी कौन? अंग्रेजी सरकार ही थी। लेकिन अंग्रेजी सरकार की बात नहीं मानती। वो डायरेक्ट अगर हटाने की कोशिश करता तो नहीं मानता। इसीलिए उसने पहले कानून के जरिए एक्ट लाया और बोला कि भैया देखो, शासन तुमको चलाना है, व्यापार करना है, तो थोड़ा सा इस एक्ट को तुम मान लो। क्या फर्क पड़ता है? हम सोचते हैं कि भाई तुम्हारा भी फायदा हो और ऐसा काम चले जो हमेशा हो। तो ऐसी परिस्थिति में उसने सबसे पहले ये एक्ट को डाला ताकि वो भ्रष्टाचार और करप्शन को कम करे और कम कर करके अकाल पर कंट्रोल करे और कंट्रोल करके जो है ना हमारा शासन व्यवस्था को जो है आगे बढ़ाए। तो ऐसी परिस्थिति में वो पैसे कमाना चाहता था। इस समय वो शासन करना नहीं चाहता था। अंग्रेज नहीं चाहता था हम शासन करें, वो चाहता था कि हमको पैसा आता रहे। ऐसी परिस्थिति में उसने रेगुलेटिंग एक्ट को लाया था। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट लाने का क्या कारण रहा।
रेगुलेटिंग एक्ट लाने का कारण यही रहा कि भाई हमको किसी तरह से पैसा आए, और कंपनी उसके लिए मानने के लिए तैयार हो गया कि भाई चलो कोई बात नहीं है। हालांकि वो गवर्नर, जो भी पावर होता था सब गवर्नर के पास होता था, प्रेसिडेंसी अलग अलग थे, सबके गवर्नर बनाए गए थे और सब गवर्नर के पास अपने अपने पावर होते थे, अपने हिसाब से चलते थे। लेकिन कानून बन गया था। जब कानून बना तो नंद कुमार केस मैंने बताया है कि नंद कुमार केस, वारेन हेस्टिंग्स, जैसा कि आपको पता है कि ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसी के तहत जो है ना बंगाल के गवर्नर को, अर्थात गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। इसलिए बनाया गया कि लगे कि हाँ गवर्नर के पास जो है ना पावर बढ़ जाएगा, तो गवर्नर जनरल को जो है ना पावर दिया गया। और पावर देने के बाद फिर भी पूरे गवर्नर, जितने भी अलग अलग के गवर्नर होते थे, अलग अलग प्रेसिडेंसी के, जैसे मद्रास का हो गया, बम्बई का हो गया, सबका गवर्नर अलग अलग होता था, तो सबका गवर्नर नहीं बात मानता था। यहाँ बंगाल के गवर्नर जनरल का सब बात नहीं मानता था। हालांकि ये जो है ना ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया गवर्नर जनरल था, और गवर्नर जनरल का बात वो नहीं मानते थे, कोई नहीं मानते थे, सब अपना अपना काम में लगे हुए होते थे। तो ऐसी परिस्थिति में क्या है कि उतना ये कारगर साबित नहीं हो पाया, कुछ ना कुछ इसमें कमियां रह गई। अब इस कमियां को दूर करने के लिए 1781 में क्या कर लिया गया, फिर से एक्ट लाया गया। 1781 में फिर से, इसको सेटलमेंट एक्ट इसलिए कहते हैं कि इसमें कुछ खामी रह गई, मतलब कुछ ऐसे नियम रह गए जिसके कारण लोग बात नहीं माने। तो सोचा कि थोड़ा इसमें क्या किया जाए, चेंजिंग किया जाए, संशोधन किया जाए। अब संशोधन करने के लिए इस एक्ट को लाना पड़ा 1781 का। तो 1781 को इसीलिए हम इसका नाम सेटलमेंट एक्ट के नाम से जानते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा कि ये सेटलमेंट एक्ट क्या है। सेटलमेंट एक्ट के तहत जो है ना आपको ये ध्यान रखना है। अब सबसे पहले हम रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या बदलाव और क्या क्या घटनाएं घटी ये बता देना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक्ट का लाने का कारण अकाल, जमाखोरी, उसके बाद है द्वैध शासन भी एक फैक्टर माना जाता है। जैसा कि आपको पता है कि लॉर्ड क्लाइव के द्वारा मैंने जब गवर्नर पढ़ाया था आपको बताया था कि क्लाइव ने द्वैध शासन लाया था। और द्वैध शासन का मतलब होता है दोहरा शासन, अर्थात एक तरफ बंगाल भी शासन करेंगे, बंगाल के नवाब भी शासन करेंगे, और एक तरफ कंपनी भी शासन करेंगे, और दोनों तरफ से लूटेंगे। तो किसको लूटेंगे भाई? तो पब्लिक को लूटेंगे। किसको लूटेंगे? पब्लिक को लूटेंगे। पब्लिक ही ना लुटाएगा जी। तो कौन कौन शासन करेगा? एक तरफ शासन करने वाला कंपनी, एक तरफ शासन करने वाला कौन? बंगाल के नवाब या कोई भी नवाब, देश के नवाब। तो नवाब शासन, एक तरफ नवाब के आदमी लूट रहे थे, एक तरफ कंपनी के आदमी लूट रहे थे। तो ये सारे चीज जो है ना, इसी कारण से राजनीतिक शक्ति जो है ना बढ़ गया इसका, कंपनी का। और जब राजनीतिक शक्ति बढ़ी, प्रेसिडेंसी जो है ना अलग अलग स्वतंत्र थे, अलग अलग मतलब अपने अपने हिसाब से चल रहे थे, अपने अपने हिसाब से लूट रहे थे। ऐसी परिस्थिति में अकाल आया, और अकाल आने के कारण जो है ना रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया। और रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया तो उसके बाद जो है ना रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या क्या सुधार किए गए, मैं सुधार को बता दूं। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अब हम एक एक चीज को हम अलग अलग करेंगे। अब हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है ना क्या क्या सुधार लाए गए। तो सीओडी हुआ करता था, सीओडी, ठीक है। सीओडी कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर था। सीओडी एक पद था जो ब्रिटेन में क्या करता था, कंपनी को रेगुलेट करता था, कंपनी को रेगुलेट करता था। अर्थात कंपनी को पैसा कहीं से कहीं चाहिए, तभी तो वो धंधा चलाएगा। तो उसका पैसा का मैनेजमेंट, शेयर का मैनेजमेंट कौन करता था? सीओडी करता था। सीओडी जो है ना, सीओडी में क्या कर दिया गया, बोल दिया गया कि ब्रिटेन ने बोला कि सीओडी में 24 सदस्य होंगे। अब इस 24 सदस्य में से 1/4 हिस्सा इसका सदस्य प्रत्येक 4 साल में रिटायर हो जाएंगे, और रिटायर होने के बाद वो दोबारा नहीं बनेंगे इसका सदस्य। वो जानते थे कि ये जमाखोरी जो है ना यहीं से ये लूटते हैं, तभी वहां लुटाता है इंडिया, ठीक है। ये लूटते हैं तभी, ये कहते हैं कि भाई हमको इतना लाओ पैसा, इतना लाओ, क्योंकि ये पैसा का मैनेजमेंट करके देते थे कंपनी को, और कंपनी को मैनेजमेंट करके देते थे तो स्वाभाविक है ये पैसा मांगेंगे। और पैसा ये ज्यादा से ज्यादा मांगते थे तो स्वाभाविक है कंपनी लूट के कहाँ से देता है, इंडिया से लूट के देता था। तो इसीलिए इसने बदलाव इसमें कर दिया गया कि भाई 1/4 हिस्सा जो है ना, 1/4 हिस्सा रिटायर करेंगे यहाँ के सदस्य, इसलिए ज्यादा दिन तक रहेंगे नहीं, ज्यादा करप्शन होगा नहीं, ठीक है। तो 1/4 हिस्सा को यहाँ से रिटायर करना शुरू कर दिया और बोला कि जो रिटायर हो जाएंगे वो दोबारा नहीं आएंगे इसमें, ठीक है। तो सीओडी में बदलाव किया गया। आपको सीओडी का मतलब हो गया कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टर जो डायरेक्ट करने वाला था। उसके बाद बंगाल के गवर्नर को, आपको जैसा कि मैं पहले बता दिया हूं, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। काहे बनाया गया? तो इससे पता चले कि गवर्नर का जो है ना पद जो है ना बड़ा हो गया है।
नाम बदलने का मतलब ये हो गया कि गवर्नर का पद बड़ा हो गया, जिससे जितने भी गवर्नर होंगे इनका बात मानेंगे। लेकिन हालांकि बात माना नहीं गया, मैं जैसे कि आपको बता दिया हूं। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि एससी की स्थापना हुई 1700 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में स्थापित हुआ, और कोलकाता में जब स्थापित हुआ तो उस समय जब एससी की स्थापना हुई तो एससी का ये नहीं पता था कि कहां तक वो सुनवाई करेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि एक तरफ जीजी बना, गवर्नर जनरल काउंसिल, ठीक है, एक तरफ एससी बना। अब ये एससी और जीजी में दोनों अलग अलग शक्तियां हो गई, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब है कि इनका भी परिषद बनाया गया जिसमें 4 सदस्यीय बनाया गया, और इनका जो है ना, इनका जो बनाया गया ये भी अलग बॉडी बना। 2 बॉडी बने जो न्याय दे सकते हैं, ये भी न्याय दे सकते हैं, ये भी न्याय दे सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में इनके पास ये पता नहीं था कि हमको कितना पावर है, और इनके पास पता नहीं था कि हमको कितना पावर है। ऐसे बीच में दोनों में टकराव हो गया। तो स्वाभाविक है कि ये गलतियां हो गई ना, कि भाई देना पड़ेगा ना कि हाँ किसको कितना देना पड़ेगा, इसको पावर अलग देना पड़ेगा, इसको पावर अलग देना पड़ेगा, तब दोनों का टकराव नहीं होगा, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में इसीलिए रेगुलेटिंग एक्ट को सुधारने के लिए आपको आया है 1781 का सेटलमेंट एक्ट। तो अब आपको पता चल गया होगा कि भाई सेटलमेंट एक्ट लाने की जरूरत क्यों पड़ी। अगर हमको ये पता रहेगा तो 100% हम इसको भूलेंगे नहीं। लेकिन जनरली आपको किसी भी बुक में आपको सिर्फ रटने के लिए दिया रहेगा कि भाई इतना में ये आया, इतना में आया, लेकिन क्यों आया, किस लिए आया, क्या कारण था, ये सारे चीजों को अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमको भूलना 100% के भूलते नहीं है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया कि रेगुलेटिंग एक्ट को सुधारने के लिए क्या आया, सेटलमेंट एक्ट आया 1781। आगे समझ में। एससी की जब स्थापना हुई तो उस समय नंद कुमार ने गवर्नर के प्रति क्या कर दिया, गवर्नर के प्रति मुकदमा दायर कर दिया। तो ये जो एससी का जो जज बना वो एमपी जी आए थे, तो एमपी जी वो गवर्नर का दोस्ते था। अब दोस्त था तो गया कहे दोस्त मेरे खिलाफ आया है, तुम इसको उल्टा कर दो ना। तो इसने 5 साल पहले का वो केस निकाल लिया और उसके आधार पर उसको फांसी दिलवा दी नंद कुमार को। तो जो न्यायिक हत्या हुआ, मैंने बताया था पहले भी कि न्यायिक हत्या ये हो गया, न्याय का हत्या। तो पहले बार न्याय के लिए आए और पहली ही बार में ऐसा हत्या कर दिए कि समझिए कि घोर बदनामी हुई ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन ये नहीं चाहता था कि भाई अगर ऐसा कानून रहेगा तो कौन मानेगा इसको, कोई मानवे नहीं करेगा। ऐसी परिस्थिति में रेगुलेटिंग एक्ट को सुधारने के लिए सेटलमेंट एक्ट लाना पड़ा। तो ये सब कमियां रह गई, और कमियां को दूर करने के लिए मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि रेगुलेटिंग एक्ट को दूर करने के लिए, मतलब खामियां को दूर करने के लिए क्या कर दिए गए, आपको सेटलमेंट एक्ट लाया गया, ठीक है। अब मैंने बता दिया है कि ये सारे चीज घटनाएं हुए। अब हम सेटलमेंट एक्ट की बात करेंगे कि भाई सेटलमेंट एक्ट क्या था। 1781 का सेटलमेंट एक्ट क्या था। 1781 का जो सेटलमेंट एक्ट था वो क्या किया गया था, गवर्नर जनरल की शक्ति को बढ़ा दिया। जो हमने बताया ना, जीजी का जो गवर्नर जनरल का जो परिषद था उसके पावर को बढ़ाया। किसके पावर को बढ़ाया, गवर्नर जनरल के पावर को बढ़ा दिया, ठीक है। एससी के पावर को घटा दिया। मतलब कहने का मतलब है कि दोनों था, इतना बड़ा था, अब एक को कर दिया इतना बड़ा, एक को कर दिया इतना छोटा, ये कर दिया। मतलब इस एक्ट ने ऐसे कर दिया। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया कि भाई क्या कर दिया। सबसे पहले इसने एससी के पावर को इतना छोटा कर दिया, और जीजी के पावर को क्या कर दिया, गवर्नर जनरल के पावर को क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गया होगा। और पहली बार दोनों के क्षेत्राधिकार तय किए गए, अर्थात न्यायपालिका और प्रशासनिक अधिकार को 2 भाग में बांट दिया गया, पहली बार। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि भाई जो शक्ति का पृथक्करण हुआ, ये पहली बार हुआ, ठीक है। शक्ति का पृथक्करण क्या हुआ, शक्ति का पृथक्करण, अर्थात परिषद की शक्ति बढ़ गई और पहली बार पृथक्करण मतलब शक्तियों का बंटवारा हुआ। अब उसके बाद जो है ना, इसके बाद भी गवर्नर जो थे बंगाल के या अन्य प्रेसिडेंसी के, वो बात नहीं मानते थे। किसका चलता था, गवर्नरे के चलता था। कितनों कुछ नियम ला दिए, ये ला दिए, भलना ले दिए, डिमका ला दिए, तो भाई बातें नहीं चलता है। अब बात नहीं चलता है तो क्या होता है, फिर ब्रिटेन के जो सरकार है, ब्रिटेन का जो सरकार है, जो आते हैं पीट साहब प्रधानमंत्री बन के आते हैं। अब पीट साहब आएंगे तो पीटेंगे ना, तो पीट्स इंडिया एक्ट ले आते हैं। क्या कर देंगे, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट आता है। ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि भाई पीट्स इंडिया एक्ट क्यों आ रहा है। तो पीट्स इंडिया एक्ट पीटने के लिए, अर्थात कहने का मतलब कुछ ऐसा नियम लाया जाए जिससे कंट्रोल किया जाए, ठीक है, जिससे क्या कर दिया जाए, कंट्रोल कर दिया। अब पीट्स इंडिया ने सीओडी तो था ही था, एक बीओडी बना दिया।
ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये डी है, सीओडी तो था ही था, अब बीओसी बनाना है, डी नहीं होगा, सी होगा, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही होगा, सॉरी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था, क्या बना था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यहाँ कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर था, अब यहाँ है बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ये इसने बना दिया। अब जो है ना, अब गवर्नर के दो पापा जी हो गए, अर्थात दो मालिक हो गए, एक मालिक तो यहाँ है और एक मालिक और बन गए, ठीक है। अब ये मालिक को कौन चलाएगा, तो ये मालिक को चलाएगा कंपनी, ये मालिक क्राउन चलाएंगे, कौन चलाएंगे, क्राउन, और ये इसको कौन, कंपनी चला रहा है, इसको कंपनी चला रहा है, ये कंपनी को देख रहा है, ठीक है, और ये किसको देखेगा, क्राउन को देखेगा, मतलब क्राउन के जो भी शासन संबंधी या नियम है वो इन चीजों को देखेंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसमें जो सदस्य होंगे वो किस कंस्ट्रक्शन का होगा, 1+1+4 का होगा। अब 1+1+4 का मतलब ये हो गया कि एगो राज्य सचिव बने सदस्य रहेगा, एगो वित्त मंत्री सदस्य रहेगा, और 4 गो बीबी का सदस्य बनेंगे, मतलब विश्वविद्यालय से सदस्य आएंगे। अब ये विश्वविद्यालय से सदस्य लाएंगे कौन, तो ये ब्रिटेन लोग लाएंगे, मतलब जो क्राउन के शासक है वो लोग लाएंगे। तो स्वाभाविक है कि ये पूरा का पूरा हमको लग रहा है कि ये कौन था, क्राउन के तरफ से था, और ये पूरा का पूरा किसके लिए था, कंपनी को। अब ये जो है ना, ये इसको भी हटा नहीं सकता था, डायरेक्ट, क्योंकि किसी भी देश के लिए पैसे की सख्त जरूरत होती है। अब पैसे की सख्त जरूरत, तो पैसे का मैनेजमेंट कौन कर रहा था, ये, क्योंकि कंपनी को यही पैसा दे रहा था, ठीक है, ये जो है ना शेयर खरीद करके कंपनी को पैसा पहुंचा रहा था। अब ये पैसा, ये इससे जहां लफड़ा लफड़ी करेंगे तो क्या होगा, पैसे बंद हो जाएगा ना, क्योंकि इसके पास एक ऐसा पॉलिसी आ गया था जिसके कारण ये पैसे टान रहे थे लोगों से। अब टानने का इनके पास पावर था, इसलिए इनको हटा नहीं सकते थे। अतः इसने कहा कि चलो रेगुलेट करने के लिए हम एक नया बॉडी बना देते हैं, इस बॉडी का नाम बीओसी रख दिया, और इस तरह से 2 बॉडी बन गए। अब 2 बॉडी रेगुलेट करेंगे, लेकिन दोनों के पावर अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। इसको दे दिया गया, ये कहा कि भाई सेना, राजस्व जितना भी आता है, टैक्स वगैरह, ये सब ही देखेंगे कौन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये खाली देखेंगे व्यापार को, क्या देखेंगे, व्यापार कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मतलब ये इनका पावर जो है ना घटा दिया, इनका पावर बढ़ा दिया। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया। ये धीरे धीरे मतलब एक्ट पर एक्ट लाया जा रहा है ब्रिटेन, क्यों, सोच रहा है कि भी कंपनी इतना जो बढ़ गया है इसको डाउन किया जाए, ठीक है। अगर ये ज्यादा बढ़ जाएगा तो फिर मेरा पावर खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए देश में शासन चलाने के लिए क्या क्या, और डायरेक्ट हावी भी नहीं हो सकते हैं उस पर, डायरेक्ट उसको हटा भी नहीं सकते। तो ऐसी परिस्थिति में ये क्या किया, अब इसके पास पावर घट गए, ये सिर्फ व्यापार के लिए रह गए, और ये किसके लिए आ गए, आपको ये आ गए हैं आपको सब काम संभालने के लिए, सैनिक के चीज खर्चा है या किसी भी तरह का खर्चा है, ये सारे खर्चा जो है ना, ये कौन उठाएंगे, ये बीओसी उठाएंगे, ठीक है। अब जो है, अब आपको बता दे कि इसमें जो हुआ, ये 4 सदस्यीय हुआ करता था, अब इसको 3 सदस्यीय बना दिया गया, ठीक है। 3 सदस्यीय बनाने का मतलब है कि ये जो है ना, जीजी का काउंसिल जो होता था वो 4 सदस्यीय हुआ था शुरू में, लेकिन अब बना दिया 3 सदस्यीय। अब 3 सदस्यीय क्यों बना, क्योंकि ये 2+1 में आ गया, 2+1 मतलब 3 सदस्यीय बना। अब क्या हुआ कि गवर्नर जनरल के पास पावर आ गया कि भाई कास्टिंग वोट देने का। कास्टिंग वोट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि 3 गो बॉडी है, 3 गो लोग हैं, अब पावर जिधर ज्यादा होगा काम वो उधरे होता है, तो पावर इसके पास जो दू गो रहेगा ना, तो गवर्नर जनरल कहेगा ना हम इसके पास आ जाएंगे, इसको वोट दे देगा, तो ये जीत जाएगा, ये हार जाएगा। अब गवर्नर जनरल का पावर बढ़ाना है, किसी तरह से गवर्नर जनरल का पावर रहेगा तभी जो गवर्नर जनरल निर्णय लेगा वही हो पाएगा। तो उसने क्या किया कि भाई गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया, कास्टिंग बोर्ड का, मतलब कास्टिंग बोर्ड देगा। अगर दो गो इस पक्ष में है, एक गो इस पक्ष में है, तो गवर्नर जनरल अगर इधर आ गए तो इधर जीत हो गई। इस तरह से ये मतलब व्यवस्था बना दिया गया, ताकि गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया। अब ऐसी परिस्थिति में क्या हो गया कि अब जो है ना, जितने भी प्रेसिडेंसी थे, जितने भी क्षेत्र थे, सब पर अधिकार गवर्नर जनरल का हो गया। किसका हो गया, गवर्नर जनरल का हो गया। अब गवर्नर जनरल रेगुलेट करने समझिए कि गवर्नर जनरल सर्वोसर्वा मालिक बनने लग गया, क्योंकि वो कंपनी का आदमी था और जो करता था कंपनी उसके अनुकूल वो चलता था। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया होगा। अब जो है इस तरह से तीनों क्षेत्रों मतलब जितने भी प्रेसिडेंसी बने थे, बंगाल, मद्रास और कोलकाता, सब पर अधिकार हो गया किसका, गवर्नर जनरल का। तो मेरे ख्याल से इस तरह से ये बनाए गए हैं और
अब आता है, उसके बाद आता है आपका 1786 का एक्ट, जो हम बताए हैं 1786 के एक्ट में। 1786 का एक्ट कोई एक्ट नहीं था, कोई बड़ा एक्ट नहीं था। 2 शर्त मनवाने के लिए कॉर्नवालिस लाया था, ठीक है। कॉर्नवालिस ने 2 शर्त मनवाने के लिए लाया था। कौन कौन से शर्त थे आपको मैं बता दूं। इसने बोला था कि भाई जो इसकी संरचना होगा 2+1 का हो जाएगा, 2+1 का होगा। इस 2+1 में कहने का मतलब है कि 3+1 था, अब 3+1 में अब 2+1 कर दिया। 2+1 करने का मतलब ये हो गया कि जो भी इसमें एक पद हुआ करता था कमांडर इन चीफ का, ठीक है। तो बोले कि हम गवर्नर जनरल भी रहेंगे और कमांडर चीफ भी रहेंगे, मतलब 2 का हम अकेले रहेंगे। तो 1 सदस्य तो उसने घटा दिया, इसीलिए 2+1 हो गया। आगे समझ में। तो कहा कंपनी ब्रिटेन कहा हाँ ठीक है, बढ़िया, तुम ही रहो दोनों, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि ये इस तरह से उसने दो पद एक ही व्यक्ति को, गवर्नर जनरल को दे दिया, ठीक है। उसके बाद इसने, ठीक है, इसने जो है ना, इसने और भी चीज, एक चीज और उसने कहा था कि जो अगर मान लीजिए कि परिषद में, जैसे मान लीजिए कि ये 2+1 है, 2+1 है। अब 2+1 बन गया तो 2+ मान लो 2 इधर है, ठीक है। अब इधरे फैसला आ रहा है, सबके सब इधरे हो गया, मान लो सबके सब इधरे हो गया, तो उस परिस्थिति में गवर्नर जनरल का बात फिर नहीं चला। तो इसने कह दिया कि देखिए विशेष ऐसा कोई परिस्थिति होगा जिसमें हम इस परिषद का भी बात नहीं मानेंगे, ये कह दिया उसने। तो कहा ठीक है चलो ये भी सही है। तो इस तरह से हाँ, यानी इस तरह से ये एक 2 शर्त मनवाने के लिए लाया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा, और ब्रिटेन ने कहा कि हाँ ठीक है बढ़िया है, ऐसा ही चलेगा, ठीक है। तो ऐसा ही चलाया गया। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया कि ये कानून किसके लिए, चार्टर। अब आता है उसके बाद चार्टर एक्ट। कौन सा आता है? चार्टर। अब ये कंपनी का एक्ट खत्म हो गया, अब चार्टर एक्ट। मैंने बताया कि पहला चार्टर एक्ट जो आया था वो 1793 में आया था, 1793 में। अब 1793 के एक्ट के तहत क्या हुआ, तो क्या कर दिया गया, जो अब क्या हुआ कि ब्रिटेन में जो है, ब्रिटेन में क्या कर लिया गया कि एक मोनोपोली था। तो ब्रिटेन के जो अन्य व्यापारी थे, एक तो ECI था, एक कंपनी था, तो कोई जरूरी नहीं कि ब्रिटेन में एक ही कंपनी है, ब्रिटेन में कई कंपनी थे, लेकिन सभी कंपनी के पास अधिकार नहीं थे कि हाँ हम इंडिया जाए और व्यापार करके ले आए, ठीक है। सबके पास पावर नहीं थे, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को था, जो 1600 ईस्वी में बना था। तो अन्य कंपनी ने कहा कि ये तो सरासरी नाइंसाफी है, बताओ ये को कि तुम सम्राट बना दिया, हम लोग को भिखार बना के रखे हो। इस तरह से उसने अन्य कंपनी ने कहा। जब अन्य कंपनी ने कहा तो उससे क्या हुआ कि ब्रिटेन के सरकार पर दबाव पड़ गया। अब ब्रिटेन के सरकार पर जब दबाव पड़ा तो उसने कहा कि ठीक है भैया, देखो 2 चीज, खाली चीनी का तुम व्यापार नहीं करोगे, ठीक है, सॉरी चाय का व्यापार नहीं करोगे और चीन से व्यापार नहीं करोगे, ये 2 चीज बचा दो, ठीक है, 2 चीज बचा दो, बाद बाकी जाओ करो, सब करो, सबको फ्री कर दिया कि जाओ सब कुछ करो, खाली चीनी का नहीं करोगे, सॉरी चीन से नहीं करोगे और चाय का व्यापार नहीं करोगे, ये खाली अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को रहेगा, बाद बाकी सब चीज का कर लो, ठीक है। तो ऐसे परिस्थिति में क्या हो गई कि एकाधिकार को समाप्त किया गया, मोनोपोली को, इसको मोनोपोली कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली को समाप्त किया। भाई ईस्ट इंडिया कंपनी एकदम सम्राट बना हुआ था, तो विरोध हुआ, विरोध होने के कारण वहां ब्रिटिश के अन्य कंपनी आए और शासन करना, यूरोपीय लोग भी आए, यूरोपीय कंपनी भी आए और शासन सबके लिए खोल दिया गया कि भाई जाओ व्यापार करो, लेकिन 2 चीज को छोड़ दिया गया। इसीलिए पूछा जाता है कि कौन सा एक्ट जो है ना, चार्टर एक्ट, एक मिनट सॉरी, ये 1813 में ऐसा हुआ था, 1813 में हुआ था। 20 साल के अधिकार को यहाँ पे 20 साल के लिए ऐसा कर दिया गया था। अब चार्टर एक्ट 1813 आता है, कौन सा आएगा? 1813। तो BOC की खर्चा, एक चीज और कर दिया गया, जो जैसे कहने का मतलब है कि BOC बना था ना, अभी हम बनाए हैं BOC बना था ना, तो BOC कहाँ बना था? ब्रिटेन में। कहाँ बना था? ब्रिटेन में। लेकिन ये BOC जो ब्रिटेन में बना था उसमें कर्मचारी होंगे। अब एक कर्मचारी का खर्चा कौन देगा? ब्रिटेन थोड़ी देगा, हम थोड़ी देंगे, हम तो बनाए हैं तुम्हारे लिए, कंपनी को कहा है हम तो तुम्हारे लिए बनाए, तो भारत से खर्चा लेके दो ना। हाँ, भारत देगा इसको खर्चा, कौन देगा? भारत देगा खर्चा, कौन देगा? भारत। तो इस तरह से बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी खर्चा लाद दिया गया, 18 चार्टर एक्ट के तहत लाद दिया। तो पूछा जाता है कि किस एक्ट के तहत जो है ना, किस चार्टर एक्ट के तहत जो है ना BOC का खर्चा जो है ना भारत पर लाद दिया? तो भारत पर लाद दिया गया किस बार? 1793। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया, ठीक है।
क्या है, मतलब जिसको सो मतलब अधिकार कर सकता था बिहार पर, इतना कमजोर था। 1 मिनट, 1800 ये जो है ना चाय चीनी वाला बात हम बोल दिए हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये चाय चीनी 1813 का है, ठीक है। 1700 जो 1793 में है, 1793 में सिर्फ 20 साल के लिए, हाँ 20 साल के लिए ये एकाधिकार दे दिया गया था, ठीक है। 20 साल के लिए तो यहाँ पे अधिकार दिया गया था। एक करेक्शन कर लेंगे, 20 साल के लिए उसने कहा कि खाली कंपनी करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी। कितने साल के लिए? 20। 20 साल में हो गया तहलका मचा। तब वही 1813 का फिर से चार्टर एक्ट लाना पड़ा। मतलब 20 साल के बाद 1813 का चार्टर एक्ट आता है, और यही चार्टर एक्ट क्या है, कंपनी के मोनोपोली को खत्म करता है। मतलब खाली चाय और चीन से व्यापार रख देता है, बाद बाकी मोनोपोली को खत्म, एकाधिकार को समाप्त। तो 13 का एक्ट जो है ना समाप्त करता है, 93 का नहीं, 1793 का एक 20 साल के लिए अधिकार दे ही देता है, ठीक है। कहता है कि भाई 20 साल तक तुम करो अकेला, कोई करने वाला नहीं है। अब ऐसी परिस्थिति में और लोगों को दिक्कत हो गया, और लोगों को दिक्कत हुआ तो लोग विरोध किए तो यही फिर 1813 का चार्टर एक्ट आया। उसमें चाय और चीन को ध्यान रखिएगा, चीन से व्यापार कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी, तुम लोग नहीं करोगे। उसके बाद चाय का व्यापार कौन करेगा? सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी, तुम लोग नहीं करोगे, मतलब अन्य कंपनी नहीं करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है। तो ये 13 का ये बात 13 में कहा गया था, ठीक है। किसमें कहा गया था? तो इतना करेक्शन कर लेंगे, क्योंकि ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आगे समझ में, तो मेरे ख्याल से ये बात अब समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बता देते हैं, जब ये चार्टर एक्ट, जब ये मोनोपोली खत्म हुआ, तो मोनोपोली खत्म हुआ तब, लेकिन इससे भी लोग संतुष्ट नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि आ गया, आपको पता है कि उस समय चल रहा था नेपोलियन बोनापार्ट का दौर। नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। अब कहाँ से आप चल ले आते हैं सर, ये सब बीच में आ जाता है। तो नेपोलियन बोनापार्ट का दौर चल रहा था उस समय। यूरोप में जो है ना क्रांति की दौड़ चल रही थी। अब यूरोप में जब क्रांति की दौड़ चल रही थी, उस समय ये ब्रिटेन का जो जहाज है वो अन्य जगहों पर नहीं जा सकते थे, ठीक है। मैंने कहने का मतलब है कि अब जहां आंदोलन चल रहे हैं वहां आप दूसरे जगह पर जहाज नहीं भेज सकते हैं, मतलब व्यापार व्यवस्था ठप होगा। तो वैसे परिस्थिति में लोग विरोध किया कि भाई हमको पूरा का पूरा इसको जो एकाधिकार दे रखे हो चाय और चीनी से, इसको हटाओ। इसमें भी हम व्यापार, चीन में भी जाके व्यापार करेंगे ना। जब यूरोप में बंद हो जाएगा तो हम चीन में न ले जाके बेचेंगे, ठीक है। तो इस तरह से उसने अन्य व्यापारियों ने फिर से हंगामा बोला, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ध्यान में आ गया होगा। तब आता है कितना, 1833 का चार्टर एक्ट। कौन सा? 1833 का चार्टर एक्ट। अब 1833 के चार्टर एक्ट को मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। ये दो बातों के लिए प्रसिद्ध है। एक तो सबसे पहला कि भाई कहा कि अब यहाँ से जो कंपनी है, कंपनी का जो रेगुलेशन है, ये अब कोई मोनोपोली नहीं रहेगा, पहला बात। दूसरा कि अब जो है एक मालिक बन जाएगा पूरे भारत का, जिसको हम भारत का गवर्नर जनरल कहेंगे, जिसको क्या कहेंगे? भारत। तो यहीं पे विलियम बेंटिक का शासन चल रहा था उस समय। बंगाल का वो गवर्नर जनरल था, वो बंगाल के गवर्नर जनरल से वो सीधा भारत के गवर्नर जनरल बन गया। ये 1800 चार्टर एक्ट 1833 के तहत ही बना। तो पूछा जाता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत के, मैं गवर्नर जनरल में भी इसको बता चुका हूँ, ठीक है। बंगाल के गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत बन गए? तो यही 1833। अब पूरा मालिक बना दिया, मतलब पूरे जो भी गवर्नर जनरल आएंगे वो पूरे भारत के बनेंगे। किसके बनेंगे? पूरे भारत के। और ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ कि कंपनी को कहा कि भाई अब तुम्हारा कोई बड़ा अधिकार नहीं है, खाली तुम व्यापार करो। व्यापार से खत्म कर दिया, खाली तुम प्रशासनिक चीजों को देखो। क्या चीज को देखो? बंगाल से उसने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अर्थात कह दिया बंगाल गवर्नर जनरल को से भारत का गवर्नर जनरल बना, ठीक है। अब गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक विधि सदस्य को नियुक्त किया। तो पूछा जाता है कि सबसे पहली बार विधि सदस्य कब बना? ठीक है, विधि, जिसको कानून का सदस्य कहते हैं, ठीक है। विधि सदस्य जो है ना, एक विधि सदस्य बनाया गया जो क्या किसको सहायता करेगा? जो गवर्नर जनरल को सहायता करेगा, ठीक है। अब गवर्नर जनरल पूरा भारत में चल गया, तो भाई उसको कोई देखने वाला, उसको सहायता मदद करने वाला होना चाहिए ना। तो होने के लिए क्या किया गया? विधि सदस्य बनाया गया। और वो विधि सदस्य जो है ना गवर्नर जनरल की सहायता करेंगे। व्यापारिक गतिविधि ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया। मतलब कहा कि भाई अब तुम व्यापारों करने लायक नहीं, ठीक है। अब जो है सब व्यापार करेगा, तुम जाओ, अब तुम खाली देखो। प्रशासन वगैरह अगर देखना है, कहीं पे लूट मार, मतलब प्रशासनिक काम देखना है तो देखो, लेकिन अब तुम्हारा व्यापार का काम नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी को समझो यहाँ से, मतलब देखो किस तरह से रेगुलेट करना शुरू किया, और धीरे धीरे छीनते सब कुछ छीन लिया। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि चालाक आदमी एकाएक हावी नहीं होता, धीरे धीरे हावी होता।
आया है ना। तो ये लॉबी समझ में आया ना कि ये लॉबी अगर पढ़े लिखे लोग को ही आता है। जो आप अगर ज्ञानी हैं, अच्छे ज्ञानी हैं, तभी आपको समझ में आता है कि किसी पर हावी होना है तो आप डायरेक्ट हावी होने जाइएगा तो मारे जाइएगा ना। ऐसी परिस्थिति में जो ब्रिटेन था वो धीरे धीरे हावी हुआ, कानून बना के। पहले तो बोला कि भाई अगर जाएंगे कानून बनाएंगे तो मानेगा नहीं मानेगा, वो तो कहेगा कि भागता है कि नहीं भागता, भगा देगा हम ही को। इसलिए थोड़ा सा उसको प्रेम से मनाओ, प्रेम से मना करके रेगुलेटिंग एक्ट लाया। फिर रेगुलेटिंग एक्ट के बाद सेटलमेंट एक्ट लाया। फिर सेटलमेंट एक्ट के बाद पिट्स इंडिया एक्ट लाया। फिर पिट्स इंडिया एक्ट के बाद ना आपको आ जाता है चार्टर एक्ट। ठीक है, चार्टर एक्ट के बाद कई चार्टर एक्ट आ रहे हैं। तो 1833 का चार्टर एक्ट के तहत उसका कहानी खत्म कर दिया। तो ये पूछा जाता है कि भारत मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण रूप से एकाधिकार को समाप्त किया तो 1833, लेकिन सीधे कहेगा एकाधिकार को समाप्त किया तो 1813। दो क्वेश्चन बनते हैं, एकाधिकार को समाप्त कब कर दिया? 1813, क्योंकि वहां पे सिर्फ दो ही चीज रखे गए थे, सब खत्म हो गया, तो उसको कहते हैं मोनोपोली को खत्म किया गया। अब मोनोपोली को पूर्ण रूप से खत्म कहां पर कर दिया गया? तो आपको, क्योंकि वहां जब ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर एक्ट 1833 आया तो ईस्ट इंडिया कंपनियों को कहा कि अब तुमको व्यापार करने का अतिय खत्म हो गया, तुम सिर्फ अब जाओ प्रशासन करना है तो करो, लेकिन अब तुमको व्यापार नहीं करना। आगे समझ में? तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा। अब जो है ना क्या हुआ कि अब इसने प्रेसिडेंसी को बांट दिया, बंगाल प्रेसिडेंसी को दो भाग बना दिए, एक फोर्ट विलियम और एक आगरा। ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी के दो भाग बनाए, एक फोर्ट विलियम एक आगरा। तो फोर्ट विलियम किसको कहते हैं? कोलकाता को कहते हैं, याद रखिए। कोलकाता का नाम फोर्ट विलियम है, ये मेरे ख्याल से ध्यान रखेंगे। अब हम आपको आगे चलते हैं, कौन सा एक्ट आएगा? 1853 चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, अब 1853 का जो चार्टर एक्ट आता है वो लास्ट चार्टर एक्ट है, क्योंकि इसके बाद आपको पता है कि 1857 में विद्रोह हो जाता है। और ये ब्रिटेन तो ढूंढ ही रहा था कि कोई क्लू तो मिले कि इसको हम शासन व्यवस्था से भी दखल अंदाजी कर देंगे, मतलब खत्म कर देंगे। तो बस एक क्लू मिल गया उसको। 1853 में जो चार्टर एक्ट आया तो इसमें विधि सदस्य के परिषद जो है ना बनाए गए, और गवर्नर जनरल को दो भाग बना दिए गए। एक भाग एक विधायी शक्ति दे दिया गया गवर्नर जनरल के, ठीक है, और एक प्रशासनिक शक्ति। दो अलग अलग शक्ति दे दिए गए, अलग अलग शक्ति का अलग अलग रेगुलेट करने वाला होगा। और उसके बाद है विधि सदस्य का परिषद को जो है ना अस्थायी सदस्य बना दिया। मतलब विधि सदस्य बनाया था ना, ये अस्थायी रूप से नहीं बना था, सहायता करने के लिए बना था कि भाई बना लीजिए, लेकिन इसने कह दिया कि भाई जाइए आप विधि आयोग बनाइए। विधि आयोग बनाने का ऑर्डर जो है ना 33 में दे दिया गया था। विधि सदस्य चुन करके बोला कि विधि आयोग बनाए, और विधि आयोग बना करके विधि सदस्य को जो है ना रेगुलेट करने वाला एक अस्थायी सदस्य बनाए। तो लास्ट में 1853 में अस्थायी सदस्य। तो पूछा जाता है कि विधि सदस्य अस्थायी कब हो गया? तो 1853। लेकिन विधि सदस्य कब आया? तो 1833। अब विधि सदस्य आयोग के बनाने का बात का किस में कहा गया था? 1833। तो ये सारे चीजों को आपको ध्यान में रखना है, यही चीज ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से सही है। लेकिन मैंने पूरा कहानी के वे में बताने का प्रयास किया है। आगे हम बताएंगे क्राउन का शासन, ठीक है, और क्राउन के शासन खत्म हो जाएगा तो ये आपका संवैधानिक विकास खत्म हो जाएगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा, और आगे भी समझ में आएगा अगर बनाएंगे तो। ठीक है, जय हिंद।